नमस्कार दोस्तों, धरती धुरारी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जब हम निरोगी काया की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहें, कसरत करें और अपने अंदर की पावर को मजबूत करें ताकि हम बीमार ना हों। लेकिन फिर भी हम चराचर जगत में जीते तो बहुत सी बीमारियां हमें होती हैं और हम पहुंचते हैं अलग अलग पैथीज़ में। लेकिन इलाज का जब हम बात करते हैं तब हम कभी कभी जाते हैं ये सोचने की मुझे यहाँ लाभ नहीं मिल रहा, यहाँ लाभ नहीं मिल रहा, और आखिर में हम पहुँचते हैं होम्योपैथी तक। और एक मन में एक भाव होता है कि यहाँ मेरा इलाज अवश्य हो जाएगा, यहाँ ऑपरेशन भी नहीं होता, सब कुछ एक अलग पावर है। तो आज इसी पावर की बात करेंगे, आज होम्योपैथी की बात करेंगे। आज हमारे साथ में हैं दो ऐसे चिकित्सक जिन्होंने होम्योपैथी का नाम और होम्योपैथी ने इनका नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं। और जटिल समस्याएं, जटिल बीमारियां जो हैं उन पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। आप हैं विजय कुमार सैनी जी और विकास कुमार सैनी जी। आप दोनों ही होम्योपैथी चिकित्सक हैं, साथ ही डाइटिशियन हैं, और एक बड़ी बात साथ में कि आप आध्यात्मिक दर्शन से भी इंसान का इलाज कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका धरती धुरारी कार्यक्रम। सर, सुबह जब हम देखते हैं कोई भी आदमी अपनी कसरत करता है, मेहनत करता है और कभी वो ये नहीं सोचता कि मुझे दवाई लेनी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट भी कर जाती है, पर हम बात करते हैं होम्योपैथी की तो साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होम्योपैथी कैसी पैथी है, किस पर आधारित है, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे आगे बढ़ी। देखिए, होम्योपैथी को अगर हम सीधी सरल भाषा में देखें तो ये जैसे इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंट। इसका मतलब है समान लक्षणों वाली दवा समान लक्षण वाले रोग का इलाज करती है। जैसे इसको और लेमन लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ, कांटे से कांटा निकालना जी, जैसे हम कहते हैं। तो होम्योपैथी का आविष्कार भी कुछ इसी तरह से हुआ था। कोई भी दवा जो होम्योपैथी में रोग नाशक के लिए रूप में काम में लेते हैं, उसको पहले हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करते हैं और उनमें जो उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं उनको हम एक नोट करते हैं। उसका एक अलग प्रारूप है, एक निश्चित प्रक्रिया है, और फिर उन लक्षणों के आधार पर हम ये देखते हैं कि ये लक्षण जिस भी रोग में, जिस भी व्यक्ति में मिलेगा वो दवा उसके लिए उपयुक्त होगी। इसमें डोज भी पोटेंटाइज करते हैं ताकि उसमें जो दवा है, दवा के जितने विषैले गुण हैं उसको सबको समाप्त कर दिया जाता है और केवल उसके रोग नाशक गुण को, उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है इस लेवल तक ताकि वो बीमारी को जड़ से समाप्त कर सके। ये इसका मूल सिद्धांत है। और इसमें व्यक्ति की शारीरिक, व्यक्ति की मानसिक, व्यक्ति की भावनात्मक, व्यक्ति की सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह की परिस्थितियाँ उसको सबको कंसीडर किया जाता है। तभी वो निर्धारित होता है कि व्यक्ति का रोग का मुख्य कारण क्या उसका शारीरिक है या उसका मानसिक है या उसकी पारिवारिक है या सामाजिक है। ये सभी जो कारण है ये उस व्यक्ति के रोग पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान अदा करते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल एक्चुअल में ऐसी क्या है। इसलिए हमें उसके बारे में पूरा जानना होता है होम्योपैथी के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई मरीज आप कभी होम्योपैथी का अपने डॉक्टर को दिखाएं तो उसे इन सब बातों को बड़ी मदद मिलती है उसको आपको इलाज करने में। तो उसे सब बातों की जानकारी दें कि आप किस परिवेश में रहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, फैक्टर देते हैं, आपका खान पान क्या है, ये सब चीज़ें उसमें बड़ा महत्वपूर्ण अदा करती है, रोल अदा करती है। और इसमें हम कहते भी हैं कि होम्योपैथी ट्रीट पेशेंट नॉट डिजीज़। तो ये इस बात को प्रूव करती है कि होम्योपैथी व्यक्ति विशेष पे आधारित ट्रीटमेंट है, न कि डिजीज़ विशेष पे आधारित। अब विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम होम्योपैथी के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो जो डॉक्टर हनीमन रहे उन्होंने जब इसका विकास किया, जब उस समय वो इसको लेकर आगे चले, तो आज किस स्तर पर आप देखते हैं होम्योपैथी को? 268 साल हो गए। 268 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी मेडिसिन के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में अगर कोई इतना साल तक टिका हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका वजूद है और इससे ही साबित हो जाता है कि वो आज किस स्तर पे जा चुकी है। नहीं तो ज़्यादातर जितनी भी चिकित्सा पद्धति जो चल रही है वो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ी है। हर पैथी के अंदर यही चीज़ें हैं। अब होम्योपैथी की बात करें तो 268वां जन्मदिन जो मना रहे हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन सर का, और होम्योपैथी को 225 साल हो गए हैं आए, तो उस हिसाब से क्लियर होता है कि होम्योपैथी ने अपने आप को स्थापित किया है।
और होम्योपैथी आज बहुत अच्छे स्तर पर जा चुकी है, विश्व में अपना नाम कर चुकी है, इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे है और इसको आज बहुत बच्चा और हर व्यक्ति आसानी से ले पा रहा है और इसके बारे में जानता है। जी, तो यहाँ ये बात भी एक गौरतलब है कि आप दोनों भाई हैं और दोनों ही सेम होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। जी जी। तो कैसे ख्याल आया विजय जी, पहले आप बने डॉक्टर या दोनों साथ में, क्या था, कैसे मन में ख्याल आया? ऐसा कुछ विशेष ख्याल नहीं आया था, हमने भी सामान्य बच्चों की तरह पीएमटी वगैरह जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो दिए, फिर उसमें नहीं हुआ तो हम उस वक्त तो हमारा इसमें कोई ज़्यादा रुझान नहीं था होम्योपैथी में, सीधी सच्ची बात बताऊँ। लेकिन जब मैं होम्योपैथी में आ गया उसके बाद जब मैं इसके बारे में जब मैंने इसको जाना, उस वक्त तो मैं नेचुरल में इस बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना और उसको समझा कि अरे होम्योपैथी, और जब मैंने इसके केसेस देखे अपने हॉस्पिटल में और कई जगह मैंने इसके एक्सपीरियंस किया इसके बारे में, तब मैं इससे बहुत प्रभावित हो गया। तब मैंने ये इसको भी कहा मेरे डॉक्टर साहब को कि आप भी इसमें आए, उसके बाद से हम दोनों साथ ही हो गए इसको। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और आप साथ मिलकर ही इलाज करते हैं पर्टिकुलर पेशेंट का? जैसे हम कोई बड़ी जटिल बीमारियों की बात करते हैं तो आप सामंजस्य के साथ करते हैं? ऐसा है, वैसे तो क्या है, हर पेशेंट की एक अपनी प्राइवेसी होती है जो वो डॉक्टर के साथ अपनी निजी चीज़ें शेयर करता है, तो लेकिन अगर कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, जो एक नेचुरल है। तो ये बात भी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, विकास जी से अब बात कर रहा हूँ मैं कि एक ऐसा मकाम हासिल होना किसी एक जटिल बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं सुनने में आता नहीं आपका तो इलाज नहीं हो सकता, पर वो आपके पास आते हैं और आप इलाज कर देते हैं और उसको लेकर फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक आपके चर्चे होते, पूरी दुनिया आपको पहचानती है। वो क्या केस था, आप दोनों ने किस तरह से सॉल्व किया? विकास जी। एक्चुअली वो केस 2016 का था और उनको हमने शुरू में केस वो लिया भी नहीं था, क्योंकि हमने जिस तरह से पेशेंट की कंडीशन थी उस हिसाब को पेशेंट को आईसीयू सीसीयू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो पेशेंट खुद एडमिट होके आ चुका और हॉस्पिटल ने उसको डिस्चार्ज करा कि अब इसका केवल हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए या तो आप हैदराबाद शिफ्ट हुए, जिस तरह से पेशेंट ने कहा। हमने भी उसको सलाह दी, जब वहाँ पर क्लिनिक पे वो आया और वो भी हमारे पहले कोई केस ठीक हुआ था क्रिटिकल, तो उस हिसाब से किसी ने उसको रेफ़र किया तो वो उसी बेस पे आया। हमने उसको कहा भाई ये पेशेंट जो है कंडीशन इसकी बहुत क्रिटिकल है तो आप इसको सीसीयू या आईसीयू में एडमिट कराइए, लेकिन वो बोले आपको जो करना है वो आप ही करें, हम तो एडमिट होके आ चुके हैं, हम घर जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि घर पे ही आप इंतज़ार करें। तब हमने वो केस लिया। जब केस लिया तो पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल थी, वेरी क्रिटिकल थी। उनका यूरिन आउटपुट नहीं था, स्टूल आउटपुट नहीं था, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हमने चेक करा वो नहीं आ रहा था, यानी प्रॉपर मैनेज हो नहीं रहा था, बीपी भी उनमें प्रॉपर फ्लक्चुएट कर रहा था। स्थिति बहुत क्रिटिकल थी, पेशेंट करीब अनकॉन्शियस कंडीशन में था, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए फिर हमने मेडिसिन स्टार्ट करी। फिर भी हमने हर 4-4 घंटे से ऑब्जर्वेशन पे रखा और पेशेंट के जो अटेंडेंट था उनको कहा कि रेगुलर ऑब्जर्वेशन पे रहे और मेडिसिन दी। उसके बाद पेशेंट के जो अटेंडेंट का फ़ोन आया कि इनको यूरिन आउटपुट स्टार्ट हुआ है आपके मेडिसिन से। उसके बाद इनका स्टूल आउटपुट आया है और इनका जो एडिमा है, एडिमा इन द सेंस आपकी इनके शरीर में जो सूजन थी जी, जो पानी भरा हुआ था वो इनका रिलीज़ हुआ है, इनकी बॉडी का जो एडिमा ख़त्म होने दिख रहा है। ऐसा करते करते 7 डेज़ निकले, तब पेशेंट बहुत अच्छी स्थिति में है। फिर क्लिनिक पे खुद ही आया था पेशेंट और फिर उसके लगातार फिर इलाज किया। तो 21 डेज़ के अंदर वो पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और फिर वो केस फिल्म का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में गया। बहुत ही खूबसूरत बात है और ये तो एक तरीके से यूँ कहें कि ऊपर वाले का भी आशीर्वाद रहा कि सब कुछ बहुत क्रिटिकल केस रहा। यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर विजय कि एक पेशेंट का भरोसा ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो आता है वो कहता है कि साहब मैं तो आपके भरोसे ही हूँ, मैं आपसे ही ठीक हो सकता हूँ। ये तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसका इलाज करने वो आया है, जिसके पास वो आया है, उस पर यदि वो विश्वास नहीं रखेगा तो उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कॉपरेशन तो पेशेंट का ज़रूरी है, इवन अटेंडेंस का भी ज़रूरी है। बहुत बड़ा रोल अदा है करता है ये विश्वास। डॉक्टर का और पेशेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जो एक तरह का बिल्कुल जिसको कहते हैं एक स्पिरिचुअल रिलेशन जैसा हो जाता है कि अगर डॉक्टर पेशेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, मानसिक भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा, तो वो इलाज कर ही नहीं पाएगा उसका प्रॉपर्ली, और ना वो उस चीज़ को समझ पाएगा कि पेशेंट की इस वक्त होम्योपैथी में तो बहुत आवश्यक है कि यदि मेरे को उसकी भावनात्मक स्तर को समझना है, यदि मेरे उसको मानसिक स्तर को समझना है, या उसकी एक्चुअल उसकी डेप्थ को समझना है डिजीज़ की और उसकी इंटेंसिटी ऑफ द उसकी जिसको कहते हैं डिरेंज्ड वाइटल फोर्स, जैविक जीवनी शक्ति, तो मुझे उसको अंतर तक समझने के लिए उससे जुड़ना होगा।
जी। यदि पेशेंट मेरे से ना जुड़ पाया या मैं किसी वजह से नहीं जुड़ पाया नहीं है, तो नेचुरल है कि वो एक रेजोनेंस पैदा नहीं होगा, और जब रेजोनेंस पैदा नहीं होगा तो फिर उस स्थिति के अंदर जो मेडिसिन का सिलेक्शन है वो उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। जी। हो सकता है पार्शल हो सकता है बिल्कुल ना हो, तो अपने वो दवा का वो असर नहीं आ पाएगा जो ऐसा आना चाहिए। जी। मैंने देखा है कि जब ये रेजोनेंस पूरा बैठता है तो मैंने ज़्यादातर केसेस में 100% रिजल्ट पाए। क्या बात। लेकिन रेजोनेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मेरा ये भी मानना है, तो मैं खुद भी स्पिरिचुअल ईश्वर पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो मेरे को लगता है इसमें आपका रोल से ज़्यादा ईश्वर का काफ़ी इसमें बड़ा रोल है। सारी चीज़ वही चला रहा है जी, तो उसका आदेश होता है और आप करते हो। कितनी खूबसूरत बात है। हाँ। कितना अच्छा आपका ये बिल्कुल। और वास्तव में जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब ईश्वर पे छोड़ दिया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। है ना, तो अच्छी बात है। हाँ। आप दोनों ही बड़े आध्यात्मिक हैं। आपके अध्यात्म को लेकर गुरु कौन है ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि परिवार में एक परिवेश में जब बच्चे बड़े होते हैं तो शुरू से ही अगर उन्हें भजन और पूजा, श्लोक, मंत्र वगैरह सिखाए जाते हैं तो वो आगे बढ़ते चल और उत्तरोत्तर प्रगति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सदगुरु साईनाथ जैसे मैं कहें, वो हमारे परिवार में उनका यह छत्र छाया है, हम सब उन्हीं के आश्रय में हैं। आप यूँ मान लें कि वही सदगुरु हमारे हैं। तो आज जो भी कुछ हम हैं, ये हमारे जो भी वो सब उन्हीं की कृपा है। आप यूँ समझ लें कि, और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि केवल मैं, चूँकि मैं उन पर आस्था रखता हूँ, एक्चुअल में क्या है कि वो आपको बहुत पहले ही पकड़ लेता है। सदगुरु आपको बहुत पहले ही पकड़ लेता है, आपको उसका अंदेशा नहीं होता है। जब आपको उसका पता महसूस होता है कि हाँ यार मेरे को उन पर कृपा है, तब तक तो वो एडवांस है, मतलब बहुत आगे है। मतलब आप तो सोच नहीं सकते, वो चल रहा है पीछे पीछे आपके साथ से चल रहा है, आपको लेके वो आता है, और अभी उसके आगे उसको सब पता है। क्या बात ये है, तो ये तो उन्हीं की कृपा है जो सब। और ये कृपा यूँ घर के परिवेश से भी मिली। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके पिताजी बहुत ही अच्छे भजन लिखते भी हैं, हाँ। शेर भी लिखते हैं, और आप उन्हीं को गाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और है ना, ये मैं सही कह रहा हूँ हाँ, डॉक्टर विकास? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही तो कहा। ये कब से आप विकास जी, आप तो इंस्ट्रूमेंट भी बड़ा अच्छा बजाते हैं, मुझे ये भी मालूम चला, यूकेलेले, हारमोनियम वगैरह सब कुछ, और बच्चों को भी आप घर में ट्रेन करते हैं। तो संगीत से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? संगीत का जुड़ाव मेरे फादर से ही हुआ, पिताजी से ही हुआ। बेसिकली पिताजी भजन करते हैं, हम उनके साथ ही बैठते थे। 10-11 साल की उम्र से हमने ये भजन करना शुरू किया, तब से हमारा संगीत से जुड़ाव बन गया है, और भजन करते 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 इस मुकाम पे आ गए कि अब इसी चीज़ों में हम लगे हुए हैं, आज सतत लगे हुए हैं। जी, थोड़ा पिताजी के बारे में बताएं। मेरे पिताजी हार्ड ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं RSCB के अंदर जी। रिटायर हुए हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से, और वो भी बहुत आध्यात्मिक इस प्रवृत्ति में रहते हैं, और वो लगातार भजन लिखते हैं। सत्संग हमारे घर में रेगुलर सत्संग होता है। जी। तो एक इसी चीज़ से देखा जाए तो जैसे जिस घर में सत्संग होता है वहाँ पर तो संस्कार भरपूर मात्रा मिलेंगे आपको। जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना आज भी यहाँ एक सत्संग हो जाए धरती धरानी के मंच पर, और आप दोनों की आवाज़ में एक कोई सुमधुर भजन आप प्रस्तुत करें। मेरे पिताजी का ही लिखा हुआ जी एक भजन है, उसका थोड़ा सा मैं सुना देते हैं हम दोनों। सुनाइए। अब तो बाहोश जिंदगानी है, अब तो बाहोश जिंदगानी है, मेरे साईं की मेहरबानी है, अब तो बाहोश जिंदगानी है। 2 कदम या चलूं बड़ा रास्ता, 2 कदम या चलूं बड़ा रास्ता, 2 कदम या चलूं बड़ा रास्ता, उसकी चौकस निगहबानी है, उसकी चौकस निगहबानी है, मेरे बाबा की मेहरबानी है, अब तो बाहोश जिंदगानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जो अध्यात्म है, इसको आप दोनों से ही ये सवाल है मेरा, पहले आप जवाब दीजिएगा फिर आप, कितना आप जोड़ पाते हैं जब हम इलाज करते हैं, और ये जो अध्यात्म है, जो ईश्वर की ताकत है, वो दवाओं के माध्यम से, आपकी बातों के माध्यम से किसी का स्ट्रेस दूर कर देती हैं,
या कैसी भी बीमारी है वो दूर हो जाती है? मैं आपको बताऊं, जैसे हम जब इलाज करते हैं तो इलाज करने से पहले हम बाबा को या अपने गुरु को या ईश्वर को जो भी है उनको सामने रखते हैं जी। कि बाबा ये आपके सामने है केस। अब उसके बाद जो वो हमारे को प्रेरित करते हैं और जो उन्होंने हमको जो सिखाया है हमारी इस पैथी के माध्यम से, हम उसको अंतःकरण से बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ उससे जुड़ते हैं जाके पेशेंट से जी। और फिर उसमें अपने प्रयास करते हैं। यदि उनकी आज्ञा होती है तो वो स्वस्थ होता है और उनकी आज्ञा होती है तो कुछ और होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ होता है वो ऐसा होता है कि जिसको शब्दों में अपन नहीं बयां कर सकते जी। ये एक भावनात्मक है। वो उसी वक्त होता है जिस वक्त हम उस मरीज को देख रहे होते हैं। वो एक अलग सी एनर्जी होती है जो उस पेशेंट की और हमारे बीच में चल रही होती है उस वक्त। वो क्या चल रही थी मैं वो आपको बता नहीं सकता जी। शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन एक अंदर से एक बहुत शांति की फील होता है जब वो मरीज आके हमको कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत अच्छा महसूस किया, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से मैं बहुत अच्छा। तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मरीज़ तो ठीक हुआ है, लेकिन एक अंदर से और विश्वास पैदा होता है, उसके प्रति और श्रद्धा पैदा हो जाती है। और कोई क्रिटिकल केसेस जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको ऐसे ठीक होते हैं तो फिर तो हमको ऐसा लगता है कि आज हम क्यों हैं इस पैथी में। उसका वो भी क्यों ना, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा हाँ, वो भी क्यों ना, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बताइए, आज अपन जो हैं अगर शरीर में से वो चीज़ निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो ये शरीर किस काम का है? और शरीर में सारे ऑर्गन हैं, हार्ट अपनी जगह काम कर रहा है, हर ऑर्गन अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जब तक वो स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मा अपने नहीं है अंदर, ईश्वर की मेहरबानी नहीं है, ईश्वर की जब तक उसके हाथ में चाबी है तब तक शरीर चलेगा। और जब तक चाबी बंद कर दिया आपका शरीर कितना ही अच्छा हो कैसे चलेगा? अब मेडिकली भी अगर अपन देखें तो यदि अगर डेड बॉडी है, एक क्षण पहले जब उसमें सब चीज़ चल रही थी, अब भी ऑर्गन उसके पास है, मरने के बाद में सारे ऑर्गन सब चीज़ें वैसी की वैसी, अब वो क्यों नहीं बोल पाता, वो क्यों नहीं कह पाता, क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहा? एक अंदर एक ऐसी वाइटलिटी है, एक अंदर ऐसी जैविक शक्ति है जी जो उसको गतिमान करके, और इसी को नहीं हर चीज़ को गतिमान करी हुई वो वाइब्रेशन है। निकोला टेस्ला के बारे में यदि अपन बात करें तो उन्होंने कहा है कि आप पूरे ब्रह्मांड को यदि समझना है या किसी भी चीज़ को समझना है तो उसको एनर्जी और वाइब्रेशन के रूप में आप समझिए जी। हम हर वो चीज़ एक एटम से मिलके बनी है और एक एक एटम में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन चल रहे हैं। एक एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ सारे एटम मिलके कई खरबों एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, फिर मॉलिक्यूल निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ एक पर्टिकुलर तत्व बनाएंगे। हम भी उन्हीं वाइब्रेशन के साथ जी रहे हैं। हम भी एक तरह का वाइब्रेशन पार्टिकल्स हैं, एक तरह के फिजिकल बॉडी जो हमको दिख रही है ये वाइब्रेशन मोड में। तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, हमारे आसपास के खान पान का, परिवेश का इस वाइब्रेशन पे प्रभाव पड़ता है। ये वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी निश्चित फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, ये वो जैविक शक्ति है। अब यदि इसमें इम्बैलेंस आता है कहीं भी तो हम रोगी हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक। आपके सामने खूब सुंदर और स्वादिष्ट पकवान है तो आपके मुंह में पानी आ रहा है, जबकि आपने खाया नहीं, खाली सोचा है। भाव है, भाव से आपका मन में वो भाव पैदा हुआ, मन ने ब्रेन को कंट्रोल किया, ब्रेन ने वो हार्मोन सीक्रेट किया, तो हार्मोन से सलाइवा सीक्रेट हुआ, ऐसे HCl प्रोडक्शन हो गया बॉडी में, पेट के अंदर तैयारी हो गई पहली, जबकि आपने खाया नहीं अभी, तो खाली विचार किया है जी। आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली, कोई घबराने वाली न्यूज़ सुन ली या डर गए, तो आप कईयों के तो यूरिन स्केप हो जाता है, यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, आपने देखा होगा, शॉक में चले गए। ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी और माइंड के बीच में बहुत गहरा संबंध है और इन दोनों को जो बैलेंस बना के चल रहा है वो है आपकी वाइटलिटी। और वो वाइटलिटी कहीं भी अगर डिरेंज्ड होती है किसी भी वजह से तो आप रोगी होना तय है जी। ये इसलिए हम इसी चीज़ को बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं होम्योपैथी में। इसलिए जब मैं होम्योपैथी में आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत ही क्लोज्ड है स्पिरिचुअलिटी के। कितना मतलब बारीकी से उस चीज़ को समझ लिया जाता है और अभी भी जिसको हम कहते हैं जिसको समझ लिया है हम समझे ही नहीं कुछ। क्या बात है, मतलब इतना जानने के बाद में भी हमें कहीं डॉक्टर को जी कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि आपकी क्लिनिक कहाँ है, ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड एक लेते हैं, आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं जी। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या, हमेशा ही प्रैक्टिस करना उसको। 100 साल की उम्र हो जाएगा तब भी उसको कहेंगे प्रैक्टिस कर रहा है जी। हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, अभी भी संपूर्ण नहीं होता है वो। एक यहाँ डॉक्टर विकास एक सवाल का जवाब जानना चाहूँ, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे और उनके मन में भी होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक मिथ लेकर चलते हैं कि होम्योपैथी अरे नहीं वहाँ नहीं दिखाएंगे, वो बहुत स्लो प्रोसेस में इलाज होता है, हाँ इंस्टेंट कुछ चाहिए तो मैं तो और दूसरी पैथी में जाऊँगा।
नहीं, होम्योपैथी में कोई स्लो मेडिसिन इलाज और धीरे इलाज ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत इसको कहते हैं मिथक है, गलत है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें एक ये है कि आपने डॉक्टर ने और पेशेंट ने आपस में किस तरह से केस टेकिंग करी है, यानी डॉक्टर ने उससे क्या सिम्टम लिए हैं, पेशेंट ने कितने सिम्टम उनको बताए हैं। कई बार पेशेंट फर्स्ट टाइम जब आपसे इंट्रोड्यूस होता है तो जैसे 10 सिम्टम उसके हमको सेलेक्ट करने हैं, लेकिन वो बताता है, उसको उगलाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो वो दो ही आंसर देता है, बाकी चीज़ बताता नहीं है। अब 2 के बेस पे मेडिसिन सेलेक्ट करी जाती है। अब उसने कई चीज़ बताई नहीं तो मेडिसिन दे दी और वो सेलेक्ट, उसको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर रिजल्ट लेट हुए। तो मेडिसिन का दोष नहीं है इसमें, सिलेक्शन और मेडिसिन का दोष है। यानी वो क्यों है? क्योंकि आपने सिम्टम प्रॉपर पेशेंट ने नहीं बताया। सेकंड विजिट में आता है डॉक्टर साहब मेरे तो रिजल्ट अभी तो मुझे आराम नहीं है, तो फिर वो कुछ खुलता है, थोड़ा फेमिलियर होता है, तो 5 सिम्टम बताता है, तब थोड़ा मेडिसिन उस पर सूट करने लगती है, क्योंकि 10 में से अपने को 5 सिम्टम मिल चुके हैं। ऐसे कर करके जब वो पूरे 10 सिम्टम मिल जाते हैं तो मेडिसिन असर कर जाती है। और वो कभी भी हो सकती है, अगर पेशेंट ठीक कंडीशन में है, उसकी काउंसलिंग अच्छी हुई है और वो अच्छा बोलने लायक है, आपके सामने बताने लायक है, तो आपको फर्स्ट विजिट में ही आपको 9-10 सिम्टम बता देगा वो। तो फर्स्ट विजिट में ही मेडिसिन क्लासिकल काम करती है, जो हार्ट फेलियर के लिए आपको मैंने बताया। नहीं तो वो पेशेंट भी 10-12 दिन के बाद ठीक होता, तब तक तो जा चुका होता। करेक्ट, सही कहा आपने। और ऐसे केस में जब तो बहुत इमरजेंसी वाला केस हो गया है, तो इसलिए डॉक्टर के पास, खासकर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जब भी आप जाएं, पेशेंट उसको पूरी चीज़ बताएं, हर चीज़ उसको बताएं, जो वो पूछ रहा है उसमें बिल्कुल हिचके नहीं, हर चीज़ को क्लियर करें। तो आप कोई ऐसा एक वाकया जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा यहाँ। जब एक शख्स ने अखबार में मतलब रात भर तो बड़ा परेशान रहा, सुबह अखबार में कहीं आपका नाम देखा, वो न्यूज़ देखी और 25 दिनों तक वो घूमते रहे और फिर आप तक पहुँचे, वो क्या वाकया था और कैसे फिर उसका इलाज हुआ? बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा था वो भी, और वो शुरुआती स्तर पे था। उनके जो केस था वो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का था जी। और जो लड़का था वो अपनी मदर के लिए इलाज कर रहा था। मदर का इलाज चाहता था, लेकिन उसको इलाज मिल नहीं रहा था। वो कई जगह हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, वो सारे काम वो कर चुका था। उसके बाद घर पे ही शिफ्ट कर दिया था, घर पे ही उसकी सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट, बाईपैप लगा के पेशेंट को रखा हुआ था। अब उसके वो दिन गिन रहे थे कि भाई वो कब तक चल रहा है। रोज़ बेड पे रहती थी, उठ नहीं सकती थी, बाईपैप लगे रहता था। बेड रिडन पेशेंट था जी। और कंडीशन भी उनकी भी क्रिटिकल थी। अब जब ये केस ठीक हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और उसके पेपर में छपा, उसके बाद वो पेशेंट ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके लड़के ने मुझे बताया कि आप हमको 25 दिन बाद मिले हैं। अच्छा। और जब हम आपको ढूंढ रहे थे तब से आप हमको मिले नहीं। वो जयपुर के बिल्कुल आउटर सरफेस में रहते हैं जी। और वहाँ से उन्होंने ढूंढना चालू किया और उनके करीब 4-5 रिलेटिव जो थे उनको उन्होंने अलग अलग जगह भेजा, जयपुर के भी जी, अलग अलग कॉर्नर्स पे। तो उनके बाद वो ढूंढते ढूंढते किसी से पूछ के ही ये 25 दिन बाद पहुँचे मेरे क्लिनिक पे। तब मुझे बताया कि पेपर में जो आपका आर्टिकल छपा है और आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड ये आप भी हैं क्या? मैंने हाँ, ये हमारा ही आर्टिकल है। तो वो बोला मेरी मदर का आपको इलाज करना पड़ेगा, मैं आपके लिए कब से तरस रहा हूँ, ये वाला बोली उन्होंने। मैंने कहा मेरे कोई नहीं है, वो तो उसने किया है। नहीं, वो जो केस भी ठीक हुआ है वो भी वही करता है, हम तो एक माध्यम है जी। लेकिन उसने बोला मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब जगह से हार चुका हूँ, आप ही ठीक करें। बोले देखो मैं एक माध्यम हूँ, कोच करने वाला वो है। फिर मैंने उसका इलाज हम दोनों ने चालू किया, फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। वो पेशेंट 7-10 डेज 15 डेज बाद बिल्कुल क्लासिकल मतलब इसका रिजल्ट मिला, बहुत अच्छे हुए। पेशेंट का बाईपैप वेंटिलेटर, जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर कहलाता है, बाईपैप छूटा, पेशेंट खुद वॉक करके घर क्लिनिक पे आया और रेगुलर टच में रहा और रेगुलर नॉर्मल वर्क करने लगा। बहुत कमाल की पैथी होम्योपैथी करेगी तो बहुत ही गोली की रफ्तार से काम करती है, इसलिए मैं वो कहा था सिम्टम जरूरी है। मुझे लगता है कि होम्योपैथ अगर सही पकड़ ले तो होम्योपैथी ज़बरदस्त। बिल्कुल सही कहा। इसमें डिपेंड ये भी करता है फास्ट, और जैसे आप प्रश्न पूछ रहे थे कि स्लो का, इसमें ये भी निर्भर करता है कि बीमारी किस अवस्था में व्यक्ति मरीज आया हमारे पास में, गंभीर स्थिति में आया है कि वो ऐसी स्थिति में कि उसमें समय उसके पास है। तो जो जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, बहुत दबे हुए हैं, तो आप उसकी एक तो होता है क्योर होना, ठीक होना, एक होता है आराम आना। आराम आना तो तुरंत शुरू होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, लेकिन ठीक होने का एक प्रोसेस होता है, लंबा होता है, क्योंकि जब आप इतनी गंभीर बीमारियों को देख रहे हैं जो कई लेवल पे सप्रेस्ड हुई हैं, कई लेवल पे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई तरह की और जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को जाने धीरे धीरे ठीक होने में समय लगता है। आप उदाहरण के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस को देख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस में 9 महीने का ट्रीटमेंट देते ही नहीं देते हैं जी, पूरा लंबे समय का उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लेकिन जब उसको दवा देना शुरू करते हैं तो मरीज को राहत आना शुरू हो जाता है।
ऐसे अगर कहीं को बुखार का सिंपल बुखार का वायरल का फीवर आया तो मुझे थोड़ी कि उसको 6 महीने उसको दवाई देते रहनी पड़ेगी। ठीक बात। मुझे उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन मरीज को ये एहसास होना शुरू हो जाता है, हाँ मैं हेल्दी स्टेट में जा रहा हूँ, वो विद इन सेकेंड से ही शुरू हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मिथ है कि होम्योपैथी स्लो है। होम्योपैथी कोई स्लो नहीं है। स्लो और फास्ट होना एक सापेक्ष बात है। आप किस संबंध में बात कर रहे हो, किस चीज़ के लिए बात कर रहे हो, ये स्लो है या फास्ट है, ये अलग मुद्दे, ये एक कहते हैं रिलेटिव टर्म है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ये आजमाया हुआ है कि बुखार की जहाँ बात की आपने, तुरंत दवाई ली और तुरंत सही हो गया। हाँ। मुझे मेडिकल स्टोर पे या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, होम्योपैथी की दवाई से मैं तुरंत ठीक हो गया। ये बहुत अच्छी बात है और ये मैंने फील किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे बात एक वो किस्सा था कि वो शख्स चलकर 25 दिनों तक पहुंचा। आप क्योंकि आध्यात्मिक दर्शन से भी चीज़ों को देखते हैं, तो किसी ने खींचा और वो चला आया और फिर ही इलाज होता है, वो कुछ आपकी बातें आप कई बार लेख में लिखते हैं ऐसी चीज़ें? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी इसलिए तरह देखता हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ जो संसार में गवर्न हो रही है वो एक कोई दिव्य शक्ति है जो आपको गवर्न कर रही है। अब आप फिज़िक्स में यदि अपन पढ़ते हैं इफ़ देयर इज़ कॉज देन देयर इज़ इफेक्ट। यदि भाप यदि कोई चीज़ है उसका वजूद अपन जानते हैं तो उसका मतलब है पानी भी होगा। पानी यदि है तो मतलब है बर्फ़ भी होगी। ऐसे यदि मैं हूँ तो मैं भी किसी वजह से हूँ। तो सब चीज़ गवर्न होती है उस शक्ति के द्वारा। तो ऐसे ही वो शक्ति कण कण में मेरे अंदर भी है, इस निर्जीव से और हर चीज़ में। तो जो मरीज है, जिस भी मरीज को ठीक होना है, जिसको वो गवर्न कर रहा है, उसके लिए एक निश्चित तय कर दिया है कि तुम्हें जाना है। अंतःकरण उसका बोलेगा कि तुझे वहाँ जाना है, वहाँ कर। तो उसका अंतःकरण उसको वहाँ लेके आता है जहाँ उसका इलाज होना ही है। और वही अंतःकरण वही है जो ईश्वर है उसके अंदर है, वो गवर्न करता है उसको, लेके वो इसलिए आया है जी। तो जब उसका सामना होता है ऐसी परिस्थिति में, ऐसे डॉक्टर से जहाँ पे वो गवर्न वो कर रहा है, तो इलाज तो फिर होना ही है। जी। डॉक्टर साहब की इसी बात पर मुझे पिताजी का एक शेर याद आ रहा है। बिल्कुल। उन्होंने ये जो आध्यात्मिक की बात है उसमें ईश्वर जो सब कुछ करता है, बिल्कुल, उस पर मेरे पिताजी ने बहुत ही बढ़िया शेर लिखा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। उन्होंने लिखा है, मेरी मेहनत पर इतना ही करम मेरा हक है। मेरी मेहनत पे इतना ही करम मेरा हक है, नहीं तो हाथ लोहे के थे पत्थर तराश गए। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत रचना है। ये इसमें एक बात कितनी अच्छी गूढ़ रहस्य छिपा है कि मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल यही है ना। हाँ, कितनी अच्छी बात। लेकिन आपने बहुत कुछ किया है डॉक्टर विकास। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, कोविड टाइम में आपके पास में जब कुछ फ्री वक्त था तो आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी अपना नाम दर्ज करा दिया। वो क्या था? अब उस वक्त कोविड टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, क्लिनिक सब ऑफ कर दी थी, तो करीब 7 डेज क्लिनिक बंद थी। तो 7 डेज में मोबाइल पे सब लोग लगे रहते हैं कि मोबाइल खोल लिया और मोबाइल में चेक कर रहे हैं। अचानक इसमें मैसेज आ गया, ईमेल आई, वो आई, ट्विटर पे मैसेज था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज रख रहा है पूरे वर्ल्ड में। और उसमें करीब 4-5 चैलेंज थे, अलग अलग जो रहते हैं उनमें कई चैलेंज थे, उसमें आजमाया तो सभी था जी। तो उसमें कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि ये लाइव रहेगा, आपको लाइव रिकॉर्डिंग करनी है, हम लाइव देखेंगे। और उसमें कम से कम 15-20 कंट्रीज़ वाले बच्चों ने, लड़कों ने, सब लोगों ने, कोई भी सबने लिया उसमें, खासकर नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सब ने लिया बच्चों ने। मैंने देखा लाइव रिकॉर्डिंग, उन्होंने सॉक्स पहनने का था कि कौन सबसे फास्ट सॉक्स पहन सकता है जी। करीब 10 सॉक्स थे। तो मैंने कहा ठीक है, फालतू बैठे हैं, ये काम करो। तो अब वो उसकी इच्छा थी तो कर लिया। उसने कहा कि करो, तो फिर ईश्वर ने कहा कि भाई मन में एक इच्छा है कि करो, इच्छा है, फालतू भी थे तो इंटरेस्ट था कि कुछ करें। हमेशा एक्टिविटीज़ में मैं लगा रहता हूँ। तो चालू किया पहनना, तो मैंने रिकॉर्ड्स में देखा तो लोग 20 सेकंड पे पहन रहे हैं, कोई 25 सेकंड पहन रहा है, कोई 30 सेकंड पहन रहा है, तो मैक्सिमम 20 सेकंड्स था। तो मैंने कहा ठीक है, तो अपन कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या है। तो करा तो 21 सेकंड्स में पहन पाया। तो मैंने कहा दोबारा कोई घर पे कोशिश करी, फिर मैंने तो 18 करा, फिर मैंने 14 करा, फिर 12 करा, फिर 11 किया, 11 सेकंड में 10 सॉक्स मैंने। तो मैंने ठीक है, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता दिख रहा उनका, अब कुछ घंटे ही बचे। तो इजराइल वाले ने उसमें 10 सेकंड्स में कुछ कर दिया। फिर मैंने वो जोर लगाया, 2 घंटे बचे, फिर नहीं हुआ, कोशिश करते रहे, फिर वो 9.82 सेकंड पहुंचा।
उसके बाद फिर मतलब अब तो ये एक लिमिट है, जी। पसीने पसीने हो गए थे। उसके बाद फिर इंग्लैंड वाले ने कर दिया, फिर नीदरलैंड वाले ने कर दिया 9.2 में कुछ सेकंडों में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा लास्ट आधा घंटा कुछ बचा था और उसमें लगा दी जान जी। और फिर 9.07 सेकंड में मैंने करा। तो मैंने कहा ये तो मैक्सिमम है। उसके बाद एक कौन सा उसका था, जर्मनी का था, उसने 8.2 करा और आ गया। हाँ 8.2 कुछ किया था उसने। तो मैंने अब टाइम निकल गया, फिर मैंने मोबाइल बंद करके फिर मैं सो गया जी। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ईमेल आया मेरे पास कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, होल्डर हो चुके हैं और आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब जीत लिया। मैं तो चौंक गया, इस बात में ये तो उम्मीद ही नहीं थी। फिर मैंने चेक किया तो वो उसका मैसेजिंग चल रही थी कि उसने रूल्स तोड़े थे। उसने वो जो रूल्स उन्होंने बनाए थे कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वो उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किया था उसने। तो मेरा रूल्स फॉलो किया था लेकिन मेरा डिस्क्वालीफाई कर दिया। और मेरा जो 9.07 था उनको 9.23 बताया उन्होंने कि हमने जो हमारा असेसमेंट लगाया वो आपका 9.07 नहीं है, आपका 9.23 है। तो फिर उन्होंने अपने तो फाइनली आप मतलब जीत गए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जीतने के लिए बने, कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड, कभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितना भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं उसमें ज़्यादातर न्यूज़ इंडिया में चलती है, इंडिया में चल गई, भारत में बना दी। लेकिन वो न्यूज़ तो जैसे उन्होंने वॉशिंगटन टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, बोस्टन अलर्ट में, फॉक्स स्पोर्ट्स में, सब जगह चल गई। तभी हम कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हैं आप। तो बहुत ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है। हम मुझे ये लगता है कि विजय जी थोड़े सीरियस मैटर पे चलते हैं, आप थोड़े चुलबुले भी हैं। अच्छा विजय जी, मैं वापस होम्योपैथी की बात पर आता हूँ। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, जब हम बात करते हैं हमारी सोच की, मन की, तो आप मन और होम्योपैथी को कैसे एक मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि मन के अंदर किस तरीके से झांक सकते हैं? देखो ऐसा है कि जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है आपका ब्रेन, शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और उसको कंट्रोल करने वाला जो एक है, जहाँ से आपके सारे विचार उठते हैं, जहाँ आपकी विल है, जहाँ आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वर्जन्स हैं, वो सब आपका मन है। तो हम ये मानते हैं, होम्योपैथी ये मानती है कि मूल रूप से जो मन है वो रेस्पॉन्सिबल है आपकी पूरे व्यक्तित्व को, पूरे बॉडी को चलाने के लिए जी। मन यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, मन यदि आपका वीक है तो आप वीक हैं। इसको अगर लेमैन लैंग्वेज, उसमें भी बहुत लेवल्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ऐसे अलग है। लेकिन अगर मोटा मोटी अब देखें, अभी कोरोना के में अपन यदि देखें तो लोग बाग ज़्यादातर भयभीत ज़्यादा हो गए, डर गए थे। परिणाम ये हुआ कि उनकी जो ये भय है, एंजाइटीज़ हैं, ये इतने ज़्यादा हावी हो गई कि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई। परिणाम ये हुआ कि जल्दी उनको वायरल इन्फेक्शंस होने लगे। आपने देखा जब भी स्ट्रेस की, जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहने लग जाता है तो वो जल्दी अब इन बीमारियों को पकड़ में आ जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और स्ट्रेस जनरेट करने का जो मेन रीज़न ब्रेन नहीं है। ब्रेन तो केवल फंक्शनिंग कर रहा है, उसको तो काम ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू से बचपन से साइकिल चलाना सीखें या स्कूटर चलाना सीखें या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उसको बड़े डिसिप्लिन वे में आप सीखते हैं, कब गियर लगाना है, कब कैसे करना है, सब चीज़ सीखते हैं। तो बॉडी की एक हैबिट हो जाती है, इस तरह से ज़िंदगी बॉडी को चलानी है। अब यदि उस चीज़ के अंदर आप डिरेंजमेंट करो किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ होना ही है रोग। तो जब ये स्ट्रेस होता है या कोई भी मन के अंदर विचार उथल पुथल होती है मन के अंदर, और आप उसको कोप अप नहीं कर पाते हो, तो उसका प्रभाव आपकी बॉडी पे हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है। वो कैसा आता है? ब्रेन के थ्रू। ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि भाई कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एंजाइटी हार्मोन सीक्रेट, एड्रेनलिन ने आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। जैसे खुशी वाले हार्मोन होते हैं, डोपामीन होते हैं हार्मोन, ऐसे ये हार्मोन है एड्रेनलिन जो आपको धड़कने बढ़ा। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाएगा लेवल। जब ये हार्मोन लेवल बढ़ने लग जाएंगे तो उसके रिएक्शंस भी आएंगे बॉडी पे, क्योंकि वो तो एक सिंपल मैकेनिकल केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी की, उसमें तो उसका कोई उसमें तो वो इंटेलिजेंसिया नहीं है। इंटेलिजेंसिया आपका माइंड है, लेकिन फिजिकल बॉडी इंटेलिजेंसिया नहीं रखती है, उसके पास तो एक सिंपल एक मशीन है। अब वो जो रिएक्ट करती है उससे फिर आपके जो जितने पैरामीटर हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं जी। अब वो फ्लक्चुएशन से अगर वो परमानेंट रहने लग जाएंगे और उसको आप फेल हो जाए बॉडी उसको किसी तरह से नॉर्मल करने में, तो फिर वो डिजीज़ प्रोसेस में चला जाएगा। उसमें पहले फंक्शनल डिसऑर्डर आने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे वही डिजीज़ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायबिटीज़ है, हार्ट ब्लड प्रेशर है, वगैरह वगैरह ऐसे। तो ये सारा खेल जो है मन से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स और चीज़ें बातें भी इसमें प्रभावित करती हैं, लेकिन जो अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो आपको लगेगा कि आपका देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो सबका डिफरेंट होता है। दो व्यक्ति आप जा रहे हैं सड़क पे, जाम लगा हुआ है,
एक व्यक्ति है उसको तो जाम दिख रहा है और उसमें वो बहुत इरिटेट हो रहा है, एक व्यक्ति शांति से बैठा है, जबकि जाम तो दोनों के लिए समान है, लेकिन परसेप्शन एक उसका ये उसको इरिटेट कर रही है वो चीज़, यार ये क्या है, ये क्या है, वो कंप्लेनिंग वे में बात कर रहा है। और एक जो व्यक्ति है वो उसके लिए बड़ी शांति से बैठ कर, क्योंकि उसके लिए वो कोई चीज़ ही नहीं है, फोकस ही नहीं है उसका वहाँ पे। तो आपका मन आप उस चीज़ों को कैसे परसेप्ट करता है, उसको एक उदाहरण से मैं और बता सकता हूँ। जैसे एक आप बकरी है, उसको आप शेर के पिंजरे के बाहर बैठा दो और उसको खूब खिलाओ पिलाओ, आप बता दो कि वो कभी सामने भय दिख रहा है और आप फिर उसको खूब खाओ पिलाओ दे, वो मोटी ताजा होती है क्या? उसका पूरा जेस्चर ही चेंज हो जाएगा, माइंड उसका वही सोच रहा है तो शेर की तरह। तो सबसे हम लोग होम्योपैथी में और अब तो विज्ञान भी मानता है कि जितना आप माइंड को, और आजकल जोर भी देते हैं ना कि आप स्ट्रेस मैनेज करो, आप योग करो, आप सिद्ध करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली यही वो जड़ है जहाँ पे सारा चीज़ों का इलाज होना चाहिए जी। और मैं ये हो गया कि बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि डिसिप्लिन में ज़िंदगी जियो, डिसिप्लिन में रहो, मेंटली खुराक फिजिकल बॉडी की तो अच्छी लो ही लो, मन की खुराक भी अच्छी लो। देखो तो अच्छा देखो, सुनो तो अच्छा सुनो, बोलो तो अच्छा बोलो। तो परिवेश घर का ऐसा रखो तो मन में जितनी प्योरिटी आती है, जितना सेल्फ अवेयरनेस आती है आदमी की, उतना ही व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाता है। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब ने। ये इस डिजीज़ में जैसे थायराइड की बीमारी होती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब वो हाइपोथायराइडिज्म टेस्ट कराते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं थायराइड की बीमारी हो गई है, लेकिन कारण उसका ब्रेन से रिलेटेड ही। एक्चुअली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है। अब वहाँ पर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका ऑक्यूपाई ब्रेन रहेगा, तो वो स्टिमुलेटिंग नहीं करेगा थायराइड हार्मोन जी, तो फिर वो आपकी थायराइड की सीक्रेशन कम होगा तो थायराइड की प्रॉब्लम चलो जाएगी, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो सारा रिलेटेड बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम मन को प्यूरिफाई करें, मन को प्योर करो, और मन को प्यूरिफाई करने के लिए एक भक्ति संगीत हो तो और अच्छा लगे। तो आप दोनों की आवाज़ में फिर से अगर एक कोई भजन आप सुनाना चाहें। भजन जैसे हम तो एक भजन साईं के सुना देते हैं आपको। सुनाइए। साईं सुन हमारी पुकार सुन, साईं सुन हमारी पुकार सुन, माना कमियां हम में हजार है, पड़े आपकी रोशन नज़र, पड़े आपकी रोशन नज़र, क्यों ना दूर हो जो विकार है, साईं सुन हमारी पुकार सुन। वाह, विकार पूरी दुनिया के दूर हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। आप यूं ही होम्योपैथी के जरिए सबको, मतलब यूँ कहें कि एक परोपकार है ये लोगों की के दर्दों को समझना, महसूस करना, फिर उसका इलाज कर देना, और समझ का ही है, सीधा दवाई नहीं दे देनी, समझ। मैं इसमें आपको हैनीमैन साहब का ये कोट बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे को परमात्मा ने इस धरती पर क्यों भेजा है, ये मैं आज समझा हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा परिमार्जन करने के लिए भेजा है, परिवेश का परिमार्जन करने के लिए भेजा है, और यही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं इस परिमार्जन को अपना भी और परिवेश का करके लोगों को रैपिड, जेंटल, परमानेंट रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इन ए मोस्ट हार्मलेस एज वे, ये कह के उन्होंने अपनी लाइफ समर्पित कर दी होम्योपैथी को। मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। और हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने जो काम किया है, जो कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए शब्द में बयान नहीं कर सकते। अब मैं एक काम और, आप डॉक्टर विकास करते हैं, आप लोगों को टिप्स भी बताते रहते हैं, तो आज हमारे कार्यक्रम के ज़रिए भी कुछ ऐसे टिप्स आप दीजिए ताकि दर्शकों को लाभ मिल सके। टिप्स ऐसे तो डिजीज़ पे बहुत सारी होती है, अलग अलग डिजीज होती है, लेकिन फिर भी किडनी के हिसाब से अगर हम टिप्स दें, जैसे किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी ख़राब होती है, उनको शुरुआती सिम्टम अगर उनके क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है तो उनके लिए ख़ास टिप्स ये है कि वो खट्टा ना खाएं जी, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करें, और एग्जर्शन ज़्यादा ना करें। ज़्यादा एग्जर्शन करेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और बाहर की चीज़ें तो वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए, और टिंडे हैं, परवल है, ये सब डाइट में आता है, लेकिन एग्जर्शन करना उनके लिए सही नहीं है, साथ में खट्टी चीज़ उनके लिए अवॉइड करना चाहिए।
जी। ये किडनी पेशेंट्स के लिए, हार्ट ट्रबल वालों के लिए अलग डाइट है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है टिप्स जी। अलग अलग। और अभी जो मौसम बदलते रहते हैं, तो मौसम बदलते समय क्या टिप्स होने चाहिए, ये बताइए। खूब एक्सरसाइज करें जम के, और न्यूट्रिशियस सीजनल फ्रूट्स और सैलेड्स उसका सेवन करें, नट्स खाएं, और अपने डॉक्टर से इस मामले में परामर्श लेते रहें। अगर जो 40 साल से ऊपर के हैं वो अपनी जांचें रेगुलर करवाएं, और जो नियमित लाइफ स्टाइल जिएं, सुबह प्रॉपरली टाइम से उठना, टाइम से सोना, मोबाइल पे कम से स्क्रीन पे कम से कम समय दें, और जो अच्छे सत्संग जिसको कहते हैं कि अच्छे विचार, ऐसी लिटरेचर पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ संगत करें, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें, तो ये उनकी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। नींद पूरी लें, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि रात को नींद पूरी, आजकल नींद लोग बाग सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नींद पूरी लें, ये इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप करती है इम्यूनिटी। और मन को प्रफुल्लित रखें, स्ट्रेस क्या होता है इसको भूल जाएं, दिमाग में बस हमेशा खुशी, और अपने जीवन के अंदर मेरे लिए क्या पर्याप्त है इस चीज़ को जानने की कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे लिए कितना पर्याप्त है, तब उसके जीवन में संतुष्टि का भाव आना शुरू हो जाएगा, और जब संतुष्टि का भाव आएगा तब वो एक्चुअल में खुशी को महसूस करेगा, और जब वो खुशी को महसूस करेगा तो नेचुरल है उसकी इम्यूनिटी हाई होगी। क्या बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत ही अच्छे भाव और अच्छी अच्छी बातें रही। अब चलते चलते डॉक्टर विकास, कुछ कहना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को, कोई मन की बात आपकी? मन की बात ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें, और खान पान आपका बहुत सही रहना चाहिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उस हिसाब से, और आपकी लाइफ स्टाइल में कई चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन उसको आपको सहन करना भी है और उसका सामना भी करना है जी। लेकिन फिर भी आप अपने ये चीज़ें कैसे होगी, ये चीज़ें होगी आपका मेडिटेशन, आप अगर आप करें तो आप बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इन चीज़ों में, चीज़ों से लड़ने में जी। इसलिए आप मेडिटेशन भूलें नहीं, और योगा आप ज़रूर करें जी, और होम्योपैथी की मेडिसिन ज़रूर लें जी। बहुत अच्छा लगा, आज होम्योपैथी की बात भी हुई और आध्यात्मिक दर्शन भी हुई, अपने आप को समझने वाली बात भी हुई। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर विजय कुमार सैनी जी, डॉक्टर विकास कुमार सैनी जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा दूरदर्शन के साथ जुड़ के। जी धन्यवाद। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं, आप देखते रहिए और आज्ञा दीजिए धरती धौरारी से तरुण व्यास को। नमस्कार।